हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रोइकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ स्मूथ continuous isoquant that has been adopted by traditional economic theory possesses the following properties। ये जो स्मूथ आइसोक्वांट कर्व होती थी इस टाइप की ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर, उसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? आपने जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा है, तो पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ के साथ इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, आइसोक्वांट हैज आइसोक्वांट्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड, या फिर ये कह सकते हो एन आइसोक्वांट हैज नेगेटिव स्लोप। आइसोक्वांट की जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है। पहले आपको डायग्राम से समझाऊंगा, फिर जो मटेरियल लिखना है वो बताऊंगा। बोल बोल के गला बैठ जाता है। तो एक्स एक्सिस पे आपने लेबर, वाई एक्सिस पे आपने कैपिटल लिखा हुआ है। एक इस टाइप की आइसोक्वांट बना लिया आपने। इसमें ये बताया गया है कि आइसोक्वांट की हमेशा नेगेटिव स्लोप होती है। जो नेगेटिव स्लोप है वही जो है सही रहेगी। अगर ये जो पॉजिटिव स्लोप है ये इररेशनल रह जाएगी। इररेशनल कैसे, वो आपको अभी के अभी बता देता हूँ। कि मान लो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें इतने लेबर इतने कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन है, इतना लेबर इतना कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन है, इसमें इतना लेबर इतना कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो बिटवीन बी एंड सी हैं, ये हमें बताते हैं कि हम 100 क्वांटिटी बना रहे हैं। इसमें क्या है, जब भी आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हो, मैं फिर से बताता हूँ, जब भी आप कैपिटल को बढ़ाते हो तो लेबर कम हो जाता है, ठीक है? और अगर लेबर को बढ़ाते हो तो कैपिटल कम हो जाता है और सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनती है। मगर दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे आप इतना लेबर और इतना कैपिटल यूज कर रहे हो तो 100 क्वांटिटी बन रही है। अगर इस स्लोप पे जाएंगे तो पहले से ज्यादा लेबर कैपिटल लगेगा तो भी 100 क्वांटिटी बनेगी। समझ गए बात? तो ये तो इररेशनल हुआ ना। तो हमेशा नेगेटिव स्लोप जो होती है वही सही मानी जाती है, और जो पॉजिटिव स्लोप हो जाती है वो इररेशनल या अनइकोनॉमिक रीजन माना जाता है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे इतना लेबर और इतना कैपिटल लगा के 100 यूनिट्स बनेंगे। और अगर मैं यहाँ पे चले जाऊं तो ज्यादा लेबर ज्यादा कैपिटल लगा के भी सेम यूनिट्स ही बन रहे हैं, 100 यूनिट्स ही बन रहे हैं, ठीक है? तो फायदा क्या हुआ? वो तो अनइकोनॉमिक यूज हो गया ना फैक्टर्स का। तो हमेशा ये जो नेगेटिव स्लोप है यही सही रहती है आइसोक्वांट्स के लिए। समझ गए बात? इसलिए आइसोक्वांट्स हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। ये आपको समझ तो आ गया। आप पेपर में क्या सब्जेक्ट मैटर लिखना है उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? Normally, isoquants shape downwards from left to right, implying that they are negatively sloped. कि वो negatively sloped होती हैं. The reason for this property is that when the isoquant of one factor is when मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, when the quantity of one factor is reduced, the same level of output can be achieved only when the quantity of other factor is increased. Simple words में, अगर एक की quantity कम की जा रही है तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट तभी बनेगा जब दूसरे की क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी। समझ गए बात? अब this property of isoquant however assumes that in no case marginal productivity of factors will be negative। ये माना जाता है कि ये एज्यूम किया जाता है कि किसी भी केस में आइसोक्वांट्स के ऊपर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव नहीं है। अगर हम फैक्टर्स को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम करेंगे तो आउटपुट को सेम लेवल पे रखा जा सकता है। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हुई फिर तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। In a more realistic case, when this assumption is dropped, one may find an isoquant which bends back bends back upon itself or has a positively sloped segment। जैसे मैंने बताया, ये जो बी सी ए बी है और सी डी है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी ना। तो ये जो पॉजिटिवली स्लोप्ड आइसोक्वांट है, ये आपको मैंने बताया था ना कि अगर पहले से ज्यादा फैक्टर्स लगाएंगे तो भी उतना माल बनेगा, तो ये तो अनइकोनॉमिक होगी। समझ गए बात? तो आपने पेपर में इस हिसाब से लिखना है, ठीक है? सेकंड जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है अ हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स अ लार्जर आउटपुट। आपको याद होगा इंडिफरेंस कर्व अगर आपने की है कि हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती थी। ये भी यही कहता है कि हायर आइसोक्वांट ज्यादा आउटपुट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, इतना लेबर इतना कैपिटल ले रहे हो तो आपको 100 यूनिट्स बन रहे हैं। अगर आप लेबर बढ़ा देते हो और नई आइसोक्वांट पे पहुंच जाते हो तो भी 200 बन रहे हैं, ठीक है? तो ज्यादा आउटपुट बन रही है। अगर आप लेबर इतना रखना चाहते हो, कैपिटल बढ़ा देते हो तो भी इतने ही बन रहे हैं, मतलब ज्यादा यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है? और अगर लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ाते हो तो भी ज्यादा यूनिट्स बन रहे हैं। तो हायर आइसोक्वांट आपको ज्यादा आउटपुट इसलिए देती है क्योंकि हायर आइसोक्वांट में ज्यादा लेबर एंड ज्यादा कैपिटल लगा होता है। समझ गए बात?
ठीक है, एटलीस्ट लेबर बढ़ेगा या कैपिटल बढ़ेगा या दोनों के दोनों बढ़ेंगे। मगर अपने पेपर में कैसे लिखना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अ हायर आइसोकॉन्ट इज वन दैट इज फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हायर आइसोकॉन्ट वो होगी जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से फर्दर मतलब दूर होगी। इट रिप्रेजेंट्स अ लार्जर आउटपुट ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग either the same amount of one factor and greater amount of the other factor or greater amounts of both factors। तो जो हायर आइसोकॉन्ट है वो हमें दिखाएगी कि या तो एक फैक्टर बढ़ा है या दूसरा फैक्टर बढ़ा है या दोनों के दोनों फैक्टर्स ही बढ़े। मैंने बताया था ना इसमें या तो लेबर बढ़ा है, ठीक है, या तो कैपिटल के क्वांटिटी बढ़ी है या दोनों की क्वांटिटी बढ़ी है, बताया था ना। Two isoquants IQ and IQ1 are shown in the given figure. They depict the output level 100 units and 200 units. ये बताते हैं कि 100 units और 200 units बनाए। Obviously, the output level represented by IQ1 can be reached only by using more inputs as compared to the amount of factors required to reach the output at output level represented by IQ1। सिंपल वर्ड्स में अगर हमें 200 क्वांटिटी बनानी है तो पहले से ज्यादा लेबर एंड कैपिटल तो लगाने ही पड़ेंगे। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड प्रॉपर्टीज की, जो कि है नो टू आइसोकॉन्ट्स इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। दो आइसोकॉन्ट्स आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि हर एक आइसोकॉन्ट आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ जो आउटपुट है वो दिखा रही है। अगर दो आइसोकॉन्ट इंटरसेक्ट करेंगी तो ये सेम लेवल ऑफ आउटपुट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक तकड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है इसमें। मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अभी आपको मैंने अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें बताया था कि एक आइसोकॉन्ट पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट होती है। तो अब मैं बताता हूं कि आइसोकॉन्ट 1 की बात करते हैं या आइसोकॉन्ट की बात करते हैं आईक्यू की। इसके ऊपर जो भी आउटपुट आप बना रहे हो ए पॉइंट पे जो आउटपुट बन रही है, ये तो मैंने वो ले लिया ना, मैं आइसोकॉन्ट इधर करता हूँ। आउटपुट एट पॉइंट बी इट इज इक्वल्स टू आउटपुट एट पॉइंट, यहाँ मैं सी पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने ए पहले का लिया हुआ। आउटपुट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू आउटपुट एट पॉइंट ए, क्योंकि ये तो सेम ही कर्व है ना, ठीक है, ये सेम ही कर्व है, तो एक ही कर्व पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट होती है। दूसरी तरफ अगर मैं आई क्यू वन की बात करता हूँ तो आउटपुट एट पॉइंट सी, ये सी पॉइंट पे जो आउटपुट है वही ए पे है, क्योंकि ये भी तो सेम कर्व पे है। इट इज इक्वल्स टू आउटपुट एट पॉइंट ए। तो दोनों अगर ए के बराबर हैं तो आउटपुट एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू आउटपुट एट पॉइंट सी। ये पॉइंट भी इसके बराबर आउटपुट बना रहा है, ये पॉइंट भी इसके बराबर आउटपुट बना रहा है, तो आपस में तो इनकी आउटपुट बराबर होनी चाहिए ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात। ईच आइसोकॉन्ट जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दिखाती है। कोई भी दो आइसोकॉन्ट सेम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं दिखाती अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी। अब इसको पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है। आइसोकॉन्ट्स डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। If isocont IQ and IQ1 represents the output level 100 and 200 units respectively, they their intersection at point A would mean that the two output levels will reach by using the same capital and labor, which is not likely to happen। इसका मतलब है कि ये सेम लेवल ऑफ आउटपुट लेबर एंड कैपिटल का बना रहे हैं। एक तरफ तो 200 यूनिट बन रहा है, एक तरफ 100 यूनिट बन रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मोर ओवर, ये जो मैंने आपको करके बताया था कि दो आइसोकॉन्ट्स अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिखाते हैं, इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर द सेम रीजन द टू आइसोकॉन्ट्स विल टच फॉर सेम रीजन नो टू आइसोकॉन्ट्स विल टच ईच अदर। दो आइसोकॉन्ट्स आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट है तो वो अलग अलग लेवल ऑफ फैक्टर कॉम्बिनेशन में ही दिखा सकते हैं। अगर आइसोकॉन्ट आपस में टच कर गई तो ये बताएगी कि ये दोनों के दोनों आउटपुट लेवल सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है आइसोकॉन्ट्स आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आइसोकॉन्ट्स हमेशा ओरिजिन के कॉन्वेक्स होंगे। कॉन्वेक्स मतलब इनकी जो गोलाई होगी वो अंदर की तरफ होगी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखना है पेपर में, वैसे ही मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट प्रोडक्शन processes in most production processes the factors of production have substitutability। ज्यादातर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ऑफ्टन लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर कैपिटल एंड वाइस वर्सा। ज्यादातर लेबर को कैपिटल की जगह यूज किया जाता है और कैपिटल को लेबर की जगह भी यूज किया जा सकता है। हाउएवर the rate at which one factor of production is substituted for the other in a production process, that is marginal rate of technical substitution, जिसको MRTS कहा जाता है, often tends to fall। ये सबसे मेन बात है
कि जो आइसोकॉन्ट है ये कन्वेक्स होती है, क्योंकि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ये फॉल होता रहता है। ये क्या होता है ये अभी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि एमआरटीएस पे अलग से क्वेश्चन आपको आ सकता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, इसको कैसे लिखते हैं ये मैं बताता हूं आपको। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल को ऐसे लिखा जाता है, MRTS, एल और के हल्का सा नीचे, समझ गए बात। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, ठीक है। इट इज इट इज the quantity of capital that can be reduced on increasing the quantity of labor by one factor, keeping the output level unchanged. सिंपल वर्ड्स में, मान लो मैं लेबर इतना यूज कर रहा हूँ, कैपिटल इतना यूज कर रहा हूँ, अगर लेबर को बढ़ाऊंगा सेम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कैपिटल, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का डिक्रीज होना मतलब अगर मैं इक्वल क्वांटिटी में लेबर को बढ़ाऊं तो जो कैपिटल है उसका जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम 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 होता रहेगा। इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको पेपर में कैसे लिखना है वो बताया हुआ मैंने। द आइसोकॉन्ट्स आर कन्वेक्स टू ओरिजिन प्रिसाइजली बिकॉज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू फॉल। कैसे फॉल होती है, एक एक यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाना, एक एक यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाना, उसके बदले जो कैपिटल का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम होना, ये बहुत जरूरी है अगर आइसोकॉन्ट को कन्वेक्स होना है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जैसा कि मैंने साइड पे बनाया है। लेट अस सपोज दैट द प्रोड्यूसर इज एट पॉइंट ए, प्रोड्यूसर ए पॉइंट पे है ऑफ द कर्व। द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट ही यूजेस ओजे क्वांटिटी, ये जो ओजे क्वांटिटी है ये वाली, ये वो कैपिटल यूज करता है और ओ आर लेबर यूज करता है, ठीक है। ओजे यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड ओ आर यूनिट्स ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए वो ओ जे एंड ओ आर क्वांटिटी ऑफ जो है ओ जे यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड ओ आर यूनिट्स ऑफ लेबर को यूज करता है। वी शैल एज्यूम दैट 1 यूनिट ऑफ लेबर इज ओ आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस टी इज इक्वल्स टू टी यू। ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो डायग्राम में ये चीजें आपने बराबर रखनी है, समझ गए बात। नाउ इफ ही वांट्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लेबर बाय आरएस, अगर वो आरएस लेबर बढ़ाता है तो उसे जे के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आउटपुट लेवल सेम रखनी है। ही मस्ट रिड्यूस द यूज ऑफ कैपिटल बाय जे के। सिमिलरली व्हेन ही इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ लेबर बाय एस टी, मतलब एस टी एंड टी यू, तो उसको KL और LM सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब इतने यूनिट्स ऑफ कैपिटल कम यूज करना पड़ेगा। ही मस्ट रिड्यूस द एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल बाय KL एंड LM रिस्पेक्टिवली इफ आउटपुट हैज टू बी केप्ट एट द सेम लेवल। अगर आउटपुट सेम लेवल पे रखनी है तो उसे जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहा है वैसे वैसे कैपिटल की जो सब्स्टिट्यूशन है वो कम करनी पड़ेगी। मगर जो कैपिटल की सब्स्टिट्यूशन है वो पहले से बहुत कम कम हो रही है, मतलब सेक्रीफाइस पहले से कम 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 हो रहा है। इट इज क्लियर from the figure that JK is greater than KL is greater than LM। ये जो JK है ये बड़ा है और LM जो KL है इससे भी छोटा है और LM उससे भी छोटा है, तो पहले से सेक्रीफाइस कम कम होता जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, as additional units of labor are employed, it becomes progressively more and more difficult to substitute labor in place of capital, so that lesser and lesser units of capital can be replaced by additional units of labor। तो लेबर को बढ़ा रहे हैं मगर जो कैपिटल का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम 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 होता जा रहा है, ठीक है ना। कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करना पहले से मुश्किल होता जा रहा है। दिस मीन्स दैट द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू फॉल। इससे ये पता लगता है कि जो MRTS है वो गिर रहा है। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर। इससे ये भी पता लगता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, इसलिए लेबर को सेम रेट से बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल की जो गिरने की स्पीड है, कैपिटल को जो सब्स्टिट्यूशन की स्पीड है वो पहले से कम कम होती जा रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।